वेलकम जी, मैं हूँ खदीजा वलायत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एग्जाम्स। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूँगी वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 का, जो कि काफ़ी दफ़ा सिविल जजेस के एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, जो कि प्री ट्रायल रिकॉन्सिलिएशन और पोस्ट ट्रायल रिकॉन्सिलिएशन है। सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं, उसके बाद इसका रेलिवेंट सेक्शन देख लेते हैं और फिर मैं इन दोनों सेक्शंस को एक्सप्लेन करके भी आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले जो प्री ट्रायल रिकॉन्सिलिएशन है, इसका रिकॉन्सिलिएशन का मतलब है मसालत या फिर कंप्रोमाइज़। अब प्री ट्रायल रिकॉन्सिलिएशन कब होती है और पोस्ट ट्रायल कब होती है? प्री ट्रायल रिकॉन्सिलिएशन जब कोर्ट इशू फ्रेम करने से पहले दोनों पार्टीज़ के बीच में कंप्रोमाइज़ करवाने की कोशिश करती है, तो उसको प्री ट्रायल रिकॉन्सिलिएशन कहते हैं। उसके बाद पोस्ट ट्रायल रिकॉन्सिलिएशन है कि जब इश्यूज़ फ्रेम हो जाते हैं, प्री ट्रायल रिकॉन्सिलिएशन अगर फेल हो जाती है, इश्यूज़ बाद में फ्रेम होते हैं और इश्यूज़ फ्रेम होने के बाद एविडेंस वगैरह रिकॉर्ड होने के बाद फिर कोर्ट एक दफ़ा ट्राई करती है कि दोनों पार्टीज़ में कंप्रोमाइज़ हो जाए। तो इश्यूज़ फ्रेम होने के बाद जो दोनों पार्टीज़ के बीच में कंप्रोमाइज़ करवाने की कोशिश करती है कोर्ट, उसको पोस्ट ट्रायल रिकॉन्सिलिएशन कहते हैं। प्री ट्रायल रिकॉन्सिलिएशन जो है, इसका रेलिवेंट सेक्शन 10 है वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 का, और जो पोस्ट ट्रायल रिकॉन्सिलिएशन है उसका सेक्शन 12 है। अब जो सेक्शन 10 है इसको मैं पहले एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद हम लोग पोस्ट ट्रायल रिकॉन्सिलिएशन पे आएंगे। तो प्री ट्रायल रिकॉन्सिलिएशन का जो सेक्शन 10 है वो कहता है कि व्हेन द रिटन स्टेटमेंट इज़ फाइल्ड द कोर्ट शैल फिक्स एंड अर्लियर डेट फॉर अ प्री ट्रायल हियरिंग ऑफ द केस। के मतलब जब मुद्दला कोर्ट में पेश हुआ है, उसने आके अपनी रिटन स्टेटमेंट दी, अपना जवाब दावा जब दाखिल किया, तो जवाब दावा जब उसका आ गया तो फैमिली कोर्ट एक डेट फिक्स करेगी और उस डेट को हम लोग मसालत की डेट कहेंगे, और उस डेट को कोर्ट दोनों पार्टीज़ के बीच में कंप्रोमाइज़ करवाने की कोशिश करेगी। अब इसका क्लास 2 कहता है कि जब कोर्ट में जो डेट फिक्स की गई होगी रिकॉन्सिलिएशन की, मसालत की, उस डेट पे कोर्ट रिटन स्टेटमेंट, प्लेंट और इसके जो भी डॉक्यूमेंट साथ अटैच किए होंगे वो सारे उनको एग्जामिन करेगी। पार्टीज़ को अगर ज़रूरी समझती है तो सुनेगी, कौंसल वगैरह को दोनों पार्टीज़ के कौंसल को भी सुनेगी। उसके बाद इसका क्लास 3 कहता है कि द फैमिली कोर्ट में एट द प्री ट्रायल स्टेज असरटेन द प्रिसाइज पॉइंट्स ऑफ कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज़ एंड अटेम्प्ट टू इफेक्ट कंप्रोमाइज़ बिटवीन द पार्टीज़। मतलब कि जब मसालत की डेट होगी, उस डेट को दोनों पार्टीज़ के बीच में क्या कंट्रोवर्सी के पॉइंट्स वगैरह उनको असरटेन करेगी फैमिली कोर्ट, और दोनों में कंप्रोमाइज़ करवाने की कोशिश करेगी। उसके बाद इसका क्लास 4 कहता है कि इफ़ कंप्रोमाइज़ इज़ नॉट पॉसिबल बिटवीन द पार्टीज़ द फैमिली कोर्ट में इफ़ नेसेसरी फ्रेम प्रिसाइज पॉइंट्स ऑफ कंट्रोवर्सी एंड रिकॉर्ड। अगर दोनों पार्टीज़ के बीच में कंप्रोमाइज़ नहीं होता तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट इशू फ्रेम करेगी और एविडेंस रिकॉर्ड करेगी। इसका क्लास 5 जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस दफ़ा सीजे के एग्ज़ाम में क्लास 5 में से क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो आप लोगों ने इसको ध्यान से पढ़ना है। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 4 में कि ये क्लास 4 की एक एक्सेप्शन है। क्लास 4 में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कंप्रोमाइज़ नहीं होता तो फैमिली कोर्ट जो होगी वो इशू फ्रेम करेगी और एविडेंस रिकॉर्ड करेगी। तो क्लास 5 में कहते हैं कि इन अ सूट फॉर डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज इफ़ रिकॉन्सिलिएशन फेल्स द फैमिली कोर्ट शैल इमीडिएटली पास अ डिक्री फॉर डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज। अब आप लोगों ने इधर ध्यान देना है, ये जो मैंने पढ़ा है कि शैल इमीडिएटली। अब ये शैल इमीडिएटली का मतलब है कि ये मैंडेटरी है। यहाँ पे अगर वो कह रहे हैं कि डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज का केस है, अगर एक फ़ीमेल जो है वो खुला लेना चाहती है और वो कोर्ट में आके डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज का सूट फाइल करती है और रिकॉन्सिलिएशन उनके बीच में कंप्रोमाइज़ नहीं होता, वो जो फ़ीमेल है वो अपने शोहर के साथ नहीं रहना चाहती, वो डिवोर्स लेना चाहती है, तो वहाँ पे कोर्ट जो होगी वो अगर रिकॉन्सिलिएशन अगर कंप्रोमाइज़ नहीं होता तो उसी टाइम पे खुला की डिक्री पास कर देगी। अब यही चीज़ इस दफ़ा जो सीजे के एग्ज़ाम्स आए हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है
कि क्या अगर डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज का सूट फाइल होता है और कंप्रोमाइज़ नहीं होता पार्टीज़ के बीच में, तो क्या कोर्ट उसी टाइम पे डिक्री पास कर सकती है? क्या ये मैंडेटरी है या नहीं? तो इसका आंसर था यस, इट इज़ मैंडेटरी क्लास। अगर डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज का केस है और दोनों में कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ, तो कोर्ट उसी टाइम पे जो है वो डिक्री पास करेगी। उसमें अगर कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ, डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज का वो केस है, तो इसमें फिर इशू फ्रेम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इसीलिए ये क्लास जो है वो मैंडेटरी क्लास है। उसके बाद एंड इन द केस ऑफ डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज थ्रू हुला मे डायरेक्ट द वाइफ टू सरेंडर अप। उसके बाद अगर डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज का केस है और कोर्ट वाइफ को कह सकती है कि वो अपना 50% डेफर्ड डावर जो है वो उसको छोड़े, और अगर एडमिटेड प्रॉम्प्ट डावर है तो वो 25% जो है वो बीवी जो है अगर हुला ले रही है तो वो उसको वेव करेगी। उसके बाद क्लास 6 में कहते हैं कि द फैमिली कोर्ट शैल डायरेक्ट द हस्बैंड टू पे द होल आर पार्ट ऑफ द आउटस्टैंडिंग डेफर्ड डावर टू द वाइफ। अगर शोहर ने अपनी बीवी को अभी तक डेफर्ड डावर पे नहीं किया, तो हुला की डिक्री जब कोर्ट पास करेगी तो शोहर को डायरेक्ट करेगी कि वो अपनी बीवी को ये जो हक महर है वो पे करे, डेफर्ड डावर। अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ये सारा जो सेक्शन 10 मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों को, ये प्री ट्रायल रिकॉन्सिलिएशन से रिलेटेड है कि जब अभी इश्यूज़ फ्रेम नहीं हुए तो उस इशू फ्रेम होने से पहले पहले कोर्ट जो प्रोसीडिंग करेगी, जो डेट फिक्स करेगी मसालत की, वो मसालत की डेट फिक्स करेगी, इसको हम लोग प्री ट्रायल रिकॉन्सिलिएशन कहते हैं। अब पोस्ट ट्रायल रिकॉन्सिलिएशन क्या है? ये सेक्शन 12 इससे डील करता है, वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 का। इसको मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद बेयर एक्ट को और एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों को। आफ्टर द क्लोज ऑफ द एविडेंस ऑफ बोथ साइड्स द फैमिली कोर्ट शैल मेक अनदर एफर्ट टू इफेक्ट अ कंप्रोमाइज और रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन द पार्टीज विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 15 days। अब आप लोगों को समझ आ गई होगी ये क्लास पढ़ के कि जब दोनों पार्टीज़ ने अपनी अपनी एविडेंस रिकॉर्ड करवा दी है, दोनों पार्टीज़ की एविडेंस क्लोज़ हो गई है, तो एविडेंस क्लोज़ होने के बाद डिक्री अनाउंस करने से पहले पहले कोर्ट एक दफ़ा फिर कोशिश करेगी कि दोनों पार्टीज़ में कंप्रोमाइज़ हो जाए, रिकॉन्सिलिएशन हो जाए। तो अगर इसका क्लास 2 कहता है ये पोस्ट ट्रायल रिकॉन्सिलिएशन है। क्लास 2 कहता है कि इफ़ सच कंप्रोमाइज और रिकॉन्सिलिएशन इज़ नॉट पॉसिबल द फैमिली कोर्ट शैल अनाउंस इट्स जजमेंट एंड गिव अ डिक्री। तो अगर फिर भी दोनों पार्टीज़ में सुलह नहीं होती तो कोर्ट क्या करेगी? डिक्री पास कर देगी। तो ये कंसेप्ट था रिकॉन्सिलिएशन, प्री ट्रायल रिकॉन्सिलिएशन और पोस्ट ट्रायल का।